देखो अपन पढ़ रहे हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमारे पास प्रैक्टिकली क्या करता है, परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड टू इंटरसेलुलर फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बाहर निकालने के लिए या तो ये बाहर निकालता है वैक्यूल की फॉर्म में या फिर अंदर रखता है। मतलब अंदर अगर कोई अंदर इंटरसेलुलर टारगेट है उसके लिए हम बनाते हैं लाइसोसोम जैसे, और बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट होता है उसके लिए हम बनाते हैं वैक्यूल। क्योंकि देखो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट है उसमें भी लाइसोसोम जाके काम कर सकता है, क्योंकि लाइसोसोम बाहर क्या होता है फैगोसाइटोसिस करवाता है, मतलब होता है ना एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस करवा सकता है हमारे पास लाइसोसोम, क्योंकि वो बाहर भी जाके अपना बाहर जाके अगर हमें सेल के बाहर कोई चीज़ डाइजेस्ट करनी है तो हम वो बाहर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं। तो क्या बोल रखा है, इंट्रासेल्युलर और क्या बोलते हैं इंट्रासेल्युलर टारगेट और सीक्रेट आउट ऑफ सेल, सीक्रेट आउट ऑफ सेल दोनों काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है कि गोल्जी बॉडी, अब क्या बोलते हैं, अब मेनली मैंने ऐसे याद रख रखा है कि हमारे पास दो चीज़ होती है ना, एक लाइसोसोम और एक वैक्यूल, दोनों ही सिंगल सेल होती है। लाइसोसोम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी हमारे पास सिंगल लेयर होती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी सिंगल लेयर हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम और लाइसोसोम भी, मतलब ईआर भी सिंगल लेयर होता है। लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों सिंगल लेयर होती है। देखो क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है हमारे पास, इंटरसेलुलर टारगेट पे जाके कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय करनी है उसको वहाँ पर जाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास अगर एंडोसाइटोसिस करवाना है, कोई भी फूड मटेरियल है उसको पचाना है तो उसको वहाँ पर जाके एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। वैक्यूल क्या करता है, वो जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस बच गया, मतलब उसके बाद जो वेस्ट बचा उसको लेकर बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो वैक्यूल्स में हमारे पास वो चीज़ स्टोर होती है जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लाइसोसोम में क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है उसको स्टोर किया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम का होता है। तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हमें ये पता है। ठीक है, तो हमारे पास होता है गोल्जी बॉडी का, पहले काम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। कहाँ पर बनता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है। अगर तुम्हारे पास उसमें होता है ना कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये हमारे पास सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये मैंने सेल की मेम्ब्रेन बना दी। अगर यहाँ पर ये होता है प्रोटीन होती है, ये होती है इंटीग्रल प्रोटीन होती है, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। हाँ, और इसके बाद यहाँ पर ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड की लेयर होती है, लिपिड की लेयर होती है। अब लिपिड के ऊपर हमारे पास ऐसे ग्लाइकोलिपिड, मतलब ये ऐसे ये जा रहा है और यहाँ पर ये जा रहा है, प्रोटीन के ऊपर है, इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर अगर हमारे पास ये है क्या बोलते हैं एक ग्लाइकोजन की लेयर है, मतलब ग्लाइकोलिपिड बोल दिया जाता है, ग्लाइकोलिपिड, और ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। बस शुगर की लेयर होती है ना, ये ग्लाइको शुगर और ये शुगर और ये शुगर और लिपिड के ऊपर होता है, ग्लाइकोलिपिड बोला जाता है। ये हमारे पास काम क्या करते हैं, इन दोनों का काम होता है कि इस सेल को पहचानने का, सेल को पहचान देने का ये काम करता है। इससे हम सेल को पहचान सकते हैं, कुछ ऐसा काम होता है सर। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इसको बोला जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तब देखो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता कौन है, गोल्जी बॉडी बनाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो हमारे पास दे रखा है कि गिव्स राइज टू लाइसोसोम देता है, अक्रोसोम ऑफ स्पर्म बनवाता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वेसाइकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। वेसाइकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि गोल्जी बॉडी द्वारा बनाया जाता है। लाइसोसोम होता है जो कि, हाँ मतलब लाइसोसोम क्या होता है, पहले गोल्जी बॉडी देखते हैं। गोल्जी बॉडी में हमने एक्रोसोम स्पर्म में बनाता है, गिव राइट टू लाइसोसोम, यही लाइसोसोम यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर बनाता है। इंट्रासेलुलर मतलब जो वैक्यूल है वो भी यही बनवाता है। ठीक है, हमारे पास हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंगल सिस्टर में होता है ट्रांसफेस, सिसो ट्रांसफेस की बात की थी हमने। उसके सिसो ट्रांसफेस में सिंस होता है फॉर्मिंग फेज, ट्रांस होता है जो सिस होता है हमारे पास इसके पास होता है, ट्रांस हो गया मैच्योरिंग फेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। और क्या होगा, और गोल्जी बॉडी में और क्या, ज़्यादा कुछ तो था नहीं। ठीक है, लाइसोसोम्स की बात कर लेते हैं। लाइसोसोम्स होता है कि जो कि हमारे पास गोल्जी बॉडी से बनाया जाता है, सिंगल लेयर होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइपेज, प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, प्राइमरी एक्टिव
एक्टिव इन लो पीएच पे एक्टिव रहता है, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम सारे लो पीएच पे काम करते हैं, लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। मोर इन नंबर इन फैगोसिटिक सेल, कोई भी फैगोसिटिक सेल है उसके अंदर ज़्यादातर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, सबको पता है। हाँ, एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, डाइजेस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर दिस, इसके लिए। और अगर एक्सोसाइटिस करवाना है, बाहर जाके सेल के बाहर किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना है, तो एक्सोसाइटोसिस के लिए तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा, तभी तो बाहर जाएगा। ठीक है। इफ अगर सेल के अंदर ही कोई चीज़ है, मतलब सेल के अंदर कोई चीज़ खराबी हो गई है, तो उसके क्या बोलते हैं, लाइसोसोम खुद पट जाते हैं, तो उसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो खुद के सेल को ही खत्म कर देते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स। वैक्यूल के बाद जाते हैं। वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस हो गई। इट कंटेन, जो भी हमारे पास खराब चीज़ होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट नॉट यूजफुल फॉर सेल। देखिए मेटा क्या होता है, मेटा मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल लेड होता है, आल्सो नोन एज टोनोप्लास्ट, अगर प्लांट के अंदर बात करें। हाँ, टोनोप्लास्ट की बात की जा रही है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है ना, सॉरी, जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसका नाम क्या बोला जाता है, टेनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं अब ये, क्या अगर प्लांट की बात की जाए, प्लांट सेल में 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर देता है। ठीक है। टेस्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर स्टार मार रहा हूँ, कि जो प्लांट सेल है, ये तो हो गया, सॉरी, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कि हमारे पास नॉर्मली सेल के बाद आयंस ज़्यादा होते हैं, और सेल क्या होता है, वैक्यूल के अंदर जो होता है हमारा, वैक्यूल के अंदर यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और क्या बोलते हैं, वैक्यूल के अंदर जो होता है हमारे पास, वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है। लेकिन हमारे पास करता क्या, टोनोप्लास्ट में होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, बाहर ज़्यादा है, सॉरी, मतलब बाहर होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की वैक्यूल के अंदर बढ़ने लगती है। कॉन्सेंट्रेशन जो वैक्यूल के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो एक टाइम आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी वैक्यूल के अंदर, फिर भी जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो सॉल्ट होता है, वो फिर भी वैक्यूल के अंदर आता रहता है। इसमें टोनोप्लास्ट में क्या होता है, इन प्लांट्स कैन ऑक्यूपाई 90%। ठीक है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट जो करता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल के अंदर। हेंस आयन अदर मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन हायर इन वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म, वैक्यूल के अंदर ज़्यादा है साइटोप्लाज्म के मुकाबले, अगर हम आयंस की बात करें। ठीक है। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है। प्रोटिस्ट के अंदर हमारे पास फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, प्रोटिस्ट के अंदर फूड वैक्यूल। इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, अब हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अपन अब पढ़ लेते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। मतलब मैंने अब पीछे का पूरा पार्ट पढ़ा दिया, अब देखते हैं यूकैरियोट्स। इसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और क्या बोलते हैं, सेल वॉल बच रहा है। ठीक है। तो यूकैरियोट मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मैंने अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया। मैं यूकैरियोट्स का पहला यूकैरियोट से स्टार्टिंग किया, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगा, फिर सेल वॉल आएगा, फिर हमारे पास ER आता है, तो वो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है। अब यूकैरियोट्स पढ़ लेते हैं। सबको पढ़ा कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सबको याद है। एज ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। एज वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, लोकोमेट्री, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो सबको पता है। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है। 46 क्रोमोसोम की में रहता है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता है। देखो हमारे, मैंने उसमें पहले बताया कि इसमें कि G1S और G2, मतलब इंटरफेस में देखा जाए तो क्रोमैटिन की फॉर्म में खुला, बीड ऑन स्ट्रिंग की फॉर्म में रहेगा। बीड्स होती है हमारे पास स्टोन प्रोटीन, और क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियोसोम बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है स्ट्रिंग, हो गई हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास आता है वही न्यूक्लिक एसिड आ गया, और बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, और ये क्रोमोसोम की फॉर्म में कब होता है, जब एम फेज में होता है, जब डिवाइडिंग फेज हो रही होती है, तो 46 क्रोमोसोम में बढ़ जाते हैं। ठीक है। 23 पेयर। ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल, सारे यूकैरियोट्स आइडेंटिकल नहीं है। प्लांट सेल वॉल प्लास्टिड सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में डिस्टिंक्ट क्या होता है, उसके पास सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड।
प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा या फिर यूग्लिना या फिर एल्गी में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। सेंट्रल लार्ज वैक्यूल सिर्फ प्लांट में मिलेगा। एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सबको पता है। एब्सेंट इन प्लांट्स ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स में, ठीक है। हमारे पास ये क्या दे रखा है, हमारे पास ये दिया हुआ प्लांट सेल का या एनिमल सेल का। प्लांट सेल में ये बाहर सेल वाल दे रखी है, इसका एक बार पूरा वो डायग्राम लेबलिंग देख लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें। ये हमारे पास बाहर सेल वाली होगी सबसे पता डायग्राम अगर हमारे पास बोल रखा है सबसे बाहर वाली सेल वाल, उसके अंदर हमारे पास उसके जस्ट अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास बोल रही है मिडिल लेमिला क्या होता है, दो सेल वाल के बीच में आता है, दो सेल वाल के बीच में होता है। प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल, उन दोनों के बीच में जो कनेक्ट करता है वो होता है मिडिल लेमिला। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। मिडिल लेमिला हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम सबसे छोटे वाले, क्लोरोप्लास्ट हो गया बड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म पूरा ही हो गया, पेरोक्सिसोम के बारे में नहीं पढ़ा, पेरोक्सिसोम देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलामेंट्स। देखो हम प्लांट सेल में ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल उसका वो नॉर्मली नहीं होता माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें होता है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्म में, लेकिन इसमें नॉर्मली माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे उसमें स्पिंडल फाइबर नहीं होते हैं ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे रहेगा, खुला रहेगा, माइक्रोट्यूब्यूल रहेगा। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है कि एक सेल है दूसरा सेल है, उसके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है ताकि क्या बोलते हैं कोई भी चीज़ का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आर देखो SCR, फिर लाइसोसोम, फिर न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस। देखो गोल्गी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बताया था, देखो गोल्गी अपैरेटस माइटोकॉन्ड्रिया कौन बड़ा है, गोल्गी अपैरेटस बड़ा है, उधर देखा था हमने, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है 0.5 रहता है, इसका रहता है 0.5 से 0.1, तो मतलब 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, तो इसको बड़ा माना है मैंने, ठीक है। बोलते हैं माइक्रोबिल। अब ये हमारे पास एनिमल सेल है, इसमें कोई भी बाहर सेल वाल नहीं है, अब अपन इसमें माइक्रोबिलाई पर बना रखा है। सेल में कोई सेल में होती है ना विलाइस भी होती है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, गोल्गी अपैरेटस ये डाल दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की देखो सेल इसके पास है, ये हमारे पास सेंट्रियोल है, देखो दो होते हैं, मैंने बताया था ना कि दो सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम बनाते हैं, वही बना दिया, एक सेंट्रियोल बना रखा है, पूरे को सेंट्रोजोम बोला जाएगा। सेंट्रोमियर हमारे पास है, उसके काइनेटोकोर होते हैं उसके अंदर, उसमें डिवाइड करने वाले, इसमें बताया था न्यूक्लियस में, हाँ लाइसोसोम, राइबोसोम सबसे छोटा वाले, माइटोकॉन्ड्रिया RER और SCR ले लो, SCR थोड़ा दूर रहेगा, RER पास निकलते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर न्यूक्लियर पोर हैं ये छोटे छोटे, साइटोप्लाज्म खत्म, ये हम प्लांट और एनिमल सेल। अब क्या बोलते हैं, अब अपना पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन की बात, अब क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, ठीक है, क्वाजी फ्लूइड होता है, क्वाजी फ्लूइड ये इंपॉर्टेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो भी होता है कब भी होता है, सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, सेमी परमेएबल नहीं होता, ठीक है। क्वाजी फ्लूइड होता है मतलब फ्लूइडिटी दिखाता है, नेचर ऑफ फ्लूइड, लिपिड बाइलेयर होती है ना, लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर, फ्लूइड मूवमेंट दिखाता है। इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन बाइलेयर, इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेटरल मूवमेंट इन प्रोटीन बाइलेयर। प्रोटीन की बात करते हैं, प्रेजेंट इन पैचेस, टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, पैचेस की फॉर्म में होता है। देखो हमारे पास प्रोटीन कभी भी पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, छोटे छोटी जगह छोटे छोटे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। हाँ, उसका रोल क्या होता है, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्ट और एंजाइमेटिक, 3 रोल हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर रोल होता है सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट में तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट करता है सब मतलब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को, क्योंकि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास नहीं कर पाएगा ना नॉर्मली, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो तुम्हारे पास कोई भी पानी का से जो सॉल्युबल है वो क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से कैसे पास करेगा, उसके लिए हमारे पास
ये प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ये सब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। फिर आता है एंजाइमेटिक रोल होता है, जैसे एटीपेज एंजाइम होता है, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन हो जाती है कैसे, बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, फुल्ली और पार्शली एम्बेडेड टाइटली हेल्ड हार्ड टू एक्सट्रैक्ट होती है, मतलब पार्शली ये होती है फिर फुल्ली रहती है। ये होती है ओनली आउटर सरफेस पे होती है, लूजली हेल्ड, इजिली एक्सट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है। मोस्ट मोमेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स मोमेंट। ये प्रोटीन मूवमेंट, ट्रांसवर्स मूवमेंट, मूवमेंट अपना क्या कैसे कर सकता है, देखो प्रोटीन अपने आप कैसे मूवमेंट कर सकता है, ट्रांसवर्स मूवमेंट कर सकता है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स मतलब ऊपर नीचे, और ट्रांसवर्स मूवमेंट हो गया। और हमारे पास ये लेटरल मूवमेंट कैसे कर सकता है, क्योंकि जो लेटरल मूवमेंट इसलिए कर पाता है क्योंकि ये लेटरल, देखो ये प्रोटीन है, या लेटरल मूवमेंट ऐसे कर पाएगा क्यों, क्योंकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कैसी है, लिपिड की होती है, तो लिपिड की होती है तो हमारे पास वो फ्लूइड नेचर दिखाता है, इसलिए लेटरल मूवमेंट कर सकता है, ऊपर नीचे प्रोटीन अपने आप कर सकता है खुद को, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जैसे अब हम केमिकली स्टडी ऑन आरबीसी, हमने आरबीसी के ऊपर केमिकल स्टडी की थी, क्योंकि वो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं रखता है, उसके पास सिर्फ जो मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी कोई भी, क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई भी नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता है ना कोई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, इसलिए वो इसके उसको बेस्ट होता है स्टडी के लिए, ठीक है। क्या बोल रखा है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन स्टडीड only after event of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप in 1950 में सबसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी कर पाए, क्यों। अब देखो ये उसके आसपास आया, हमारे पास राइबोसोम के पास सबसे एंड में आया वो, और क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बहुत पतली सी लेयर है, तो हमें उसके बारे में पता नहीं चला था जब तक हमारे पास क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बन गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बोल रखा 1950 में बना था, ठीक है। मीन वाइल केमिकल स्टडीज ऑन केमिकल, ठीक है। अब ये ठीक है, अब अर्ली स्टडी हमारे पास क्या बताती है, अब तो मैं 3 चीज़ याद रखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। हमारे पास लिपिड होगी, कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते प्रोटीन होगा, लिपिड प्रोटीन, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट होता है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, ठीक है। अब अर्ली स्टडी में क्या बताता है, लिपिड और प्रोटीन बताता है कि पहले अर्ली स्टडी में क्या पता चला था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड और प्रोटीन है, पर लेटर स्टेज में हमें बताया है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। तो बस इसमें यही कर रखा है कि अर्ली स्टडी और लेट स्टडी में बस यही बता रखा है कि पहले हमारे पास क्या था, लिपिड और प्रोटीन था, लेटर स्टडी में पता चला कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है। देखो अर्ली स्टडी में सेल मेम्ब्रेन प्रपोज लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। लिपिड मेजरली फॉस्फोलिपिड होती है, सबसे मेजर लिपिड कौन सा आता है, फॉस्फोलिपिड कौन सी, फॉस्फोग्लिसराइड, H3PO4, मतलब फॉस्फोग्लिसराइड होता है, ग्लिसराइड होता है क्या, ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, ग्लिसराइड का हमें पता है, ग्लिसराइड होता है हमारे पास, देखो पहले ग्लिसरॉल बनाना होता है, उसके लिए COH और ये OH, हमारे पास ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। अब ग्लिसरॉल में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं OH हटा के अपन वो लगा देते हैं ग्लिसरॉल में, मतलब H हटा वो लगाते हैं ना, फैटी एसिड लगाते हैं, फैटी एसिड्स क्या होता है H हटाते हैं, और इधर CH3 ये होता है, फैटी एसिड में क्या होता है COOCH3, ये होता है, एक फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, और यहाँ पर इसमें तुमने H2O निकाल दिया, तो ऐसा कुछ बन जाता है, क्या बोलते हैं ये कैसे बन जाएगा, सी सॉरी OC डबल बॉन्ड OC H3 CH3COH ऐसे बनता है, CH3C CO ऐसे O लगा दिया जाता है, ये हमारे पास बना। और जो तीसरा होता है वहाँ पर क्या लगा देता है CH3, और यहाँ पर लगा दिया जाता है C, ठीक है, ऐसा बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं CH2 बना दो, और यहाँ पर H3PO4 की जगह
H3PO4 जोड़ दो, तो H3PO4 जोड़ के तुम क्या बनाओगे, यहाँ पर H3PO4 हमारे पास ऐसा एक लिपिड बाइलेयर बन जाता है और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये पूरा लिपिड बन गया। फॉस्फो फॉस्फो ये क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस भी जोड़ दिया मैंने, ठीक है। लिपिड बाइलेयर बन गया, ये बाइलेयर बन गया कंटेनिंग ग्लिसराइड, H3PO4 कंटेनिंग ग्लिसराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसके पास क्या होता है, हैज़ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। पोलर हेड होती है और नॉन पोलर टेल होता है। देखो पोलर हेड और नॉन पोलर टेल की बात करते हैं, ऐसा बनता है हमारे पास। ये हो गया पोलर हेड, पोलर हेड, पोलर हेड, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, ठीक है। पोलर हेड क्या होता है तो हमारे पास, जो कि हमारे पास हाइड्रोफिलिक होती है। पोलर हेड मतलब हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ये ऐसे 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 हेड बन जाता है। ये हेड 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 हेड, ये इसका टेल बनता रहता है, टेल बनता रहता है, टेल बनता रहता है, टेल बना रहता है, टेल बनता रहता है। ये टेल बनता रहता है, 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 ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। हाँ, तो ये हमारे पास अंदर रहता है, ये बाहर वाली लेयर बन जाती है। सेम ऐसे ही एक ऐसे लेयर बनने लग जाती है, ऐसे बनने लग जाती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक बन जाता है। तो हमारे पास ये बाहर वाली लेयर जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग होती है, तभी तो ये बाहर की तरफ है। क्योंकि अगर क्या बाहर रहेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये अंदर की तरफ रहता है, वाटर से जो डरता है, वाटर से जो डरता है उसको पीछे रख दिया। हाइड्रोफिलिक जो पानी से क्या बोलते हैं, पानी से लव करता है, वो बाहर रहता है, ठीक है, बाहर की तरफ रहता है। तो अब हमें क्या दे रखा है, हैज़ पोलर हेड